हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। हमने पिछली वीडियो में मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। आज हम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म refers to the biochemical process in the body that involve the synthesis and degradation of protein। तो मेटाबॉलिज्म वर्ड में दो टर्म्स आती है हमारे पास, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटा मीन्स बिगर मॉलिक्यूल्स, छोटे में टूटेंगे हमारे, और एनाबॉलिज्म मीन्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जुड़कर बनेंगे हमारे पास कोई बिगर मॉलिक्यूल, जो कि हमें सिंथेसिस या फिर रिपेयर के प्रोसेस में हमें हेल्प करेगा। प्रोटीन्स आर वाइटल मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स and serve various essential functions such as enzyme catalysis, structural support, immune response, transportation of molecules। प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है हमारी बॉडी में। बहुत सारे फंक्शंस हमारे प्रोटीन की हेल्प से होते हैं। ये एंजाइम जो हैं वो सारे प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स हमें इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमारे प्रोटीन की हेल्प से होते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हमारे पास एनाबॉलिज्म भी होगा और कैटाबॉलिज्म भी होगा। कैटाबॉलिज्म में हम प्रोटीन की डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, मींस प्रोटीन हमारी बॉडी में यूज़ कैसे होगा, प्रोटीन फर्दर ब्रेक डाउन होगा, अमाइनो एसिड्स हमें कैसे हेल्प करेंगे, कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प करेंगे, कैसे एंजाइम कैटालिसिस में हेल्प करेंगे, ये पढ़ेंगे हम। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है अमाइनो एसिड से बनकर हमारा प्रोटीन वहाँ पर बनेगा, वहाँ पर काम करेगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द एनाबॉलिज्म। प्रोटीन की सिंथेसिस मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स अमाइनो एसिड से बनकर हमारा प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे प्रोटीन का। Ribosome in the cell synthesize protein from amino acids through a process called translation। तो जो ये प्रोसेस है हमारा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इसकी मदद से हम अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, और ये कहलाएगा हमारा एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या होगा कि जो जेनेटिक कोड है हमारे डीएनए के पास, वो क्या करेगा, वो आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एमआरएनए को। एमआरएनए फर्दर किसको मैसेज करेगा, एमआरएनए फर्दर मैसेज करेगा हमारे टीआरएनए को, टीआरएनए से राइबोसोम्स क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा हमारे पास, और इससे हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा, और इसको बोलते हम एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डिग्रेडेशन में क्या होगा, प्रोटीन डिग्रेडेशन हमारी कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन है। इसका मतलब है कि जो प्रोटीन है वो फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटेगा और यूज होगा हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, उनका जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड है, पर्टिकुलर टाइम के लिए है। दे आर कॉन्स्टेंटली टर्न्ड ओवर इन दिस सेल्स, तो कॉन्स्टेंटली यूज हो रहे हैं हमारे सेल्स में। The degradation of protein is crucial for recycling amino acids and maintaining cellular homeostasis। तो बॉडी की होम्योस्टेसिस के लिए क्या होगा, जो हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड्स पड़े हैं उनकी रिसाइकलिंग होगी, और जो प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटर करा है वो ब्रेक डाउन होगा, हमारी बॉडी में नए अमाइनो एसिड्स बढ़ेंगे। प्रोटीन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड थ्रू वेरियस पाथवेज सच एज यूबिक्विटिन, प्रोटियोसोम सिस्टम एंड ऑटोफेगी, इसके थ्रू वो ब्रेक डाउन होता है। Regulation. Protein metabolism is tightly regulated to ensure that the body produces and degrades protein as needed। तो रेगुलेशन क्या होता है, इन दोनों की मेंटेनेंस, मीन्स जो प्रोटीन का कैटाबोलिज्म है और एनाबोलिज्म है, इस चीज़ को मेंटेन करना कि कितना बन रहा है और कितना डिग्रेड हो रहा है हमारा प्रोटीन। Hormones and signaling pathway control these processes in response to changing physiological conditions। अगर बॉडी ज़्यादा काम कर रही है, जैसे जिम वगैरह जा रही है, तो वहाँ पे मसल बिल्डिंग का काम ज़्यादा है, मसल बिल्टअप होंगे, वहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है ज़्यादा यूटिलाइज होगा, टूटेगा भी और यूटिलाइज भी होगा। प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ। ड्यूरिंग हमारी जब हम हाइट ले रहे हैं, बॉडी वेट गेन कर रहे हैं, एज के साथ ग्रोथ हो रही है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी ज़्यादा हो रही है हमारी बिल्टअप में। While stress or fasting may trigger protein degradation to release amino acid for energy।
और ड्यूरिंग फास्टिंग के टाइम पे क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, जिससे कि क्या होगा, अमाइनो एसिड हमारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं उससे बनते हैं हमारे पास ग्लूकोज, तो उसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, जो बॉडी में प्रोटीन्स भी पड़ा है हमारे ड्यूरिंग फास्टिंग में, तो वो जाएगा हमारे ग्लूकोज बनने के काम में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उस टाइम पे बॉडी डिग्रेड करेगी, अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे मतलब काफ़ी दिनों तक, तो बॉडी बहुत लीन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और जो मसल्स है वो भी बहुत लीन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के क्या काम है? प्रोटीन प्लेज अ वाइड रेंज ऑफ रोल्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग एंजाइम्स दैट कैटलाइज केमिकल रिएक्शंस। जो हमारे एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीनिशियस नेचर के हैं, वो प्रोटीन बेस्ड है, सारे के सारे जो भी हैं केमिकल रिएक्शंस हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, एंजाइम है, सब जगह प्रोटीन काम, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल, टिश्यूज, एंटीबॉडीज, सब में हमारा प्रोटीन का रोल है। इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट मूव मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं जो आउटसाइड से हम लेते हैं? फिश है, नट्स है, मिल्क है, एग्स, आलमंड्स, योगर्ट, चिकन, लेंटिल्स, ब्रोकली, स्प्राउट्स, ओट्स, सीड्स, इवन जो आपकी दालें हैं वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन टर्नओवर, protein turnovers refers to the replacement of older proteins as they break down within the cell। तो प्रोटीन टर्नओवर क्या मतलब है? हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स हैं तो उनका पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है एक, तो उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी में वो रिप्लेस होंगे। हम डाइट में प्रोटीन लेंगे और जो नए अमाइनो एसिड्स हैं वो रिप्लेस करेंगे ओल्डर अमाइनो एसिड्स, और ओल्डर अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, वो हमारे यूज होके थ्रू यूरिन बाहर निकल जाएंगे, वो अमोनिया बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स हमारे अमोनिया बना देंगे यूज होके, और वो रिमूव हो जाएंगे हमारी बॉडी से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन हैव डिफरेंट टर्नओवर रेट्स। तो इन जो प्रोटीन है बॉडी में उनके डिफरेंट टर्नओवर रेट्स हैं, बिकॉज उनके काम भी अलग अलग है और उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। इसलिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन सच एज कोलेजन टेंड टू हैव लॉन्ग लाइफ पीरियड while enzymatic proteins have a shorter lifespan to adapt to the metabolic requirement of the body। जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है जिन्होंने हमारी बॉडी बनाई है उनका जो लाइफ स्पैन है वो लंबा है एज कम्पेयर टू एंजाइम्स। एंजाइम्स थोड़े समय के लिए काम करेंगे और रिप्लेस हो जाएंगे हमारे, उनका जो प्रोसेस है वो कुछ टाइम के लिए चलेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो हमारा कितने सालों तक हमें कैरी करना है अपना स्ट्रक्चर, हमारे ग्रोथ है, छोटे से बड़े होंगे, बड़े से बूढ़े होंगे, तब तक हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का काफ़ी लंबा हमारा लाइफ स्पैन रहता है। Once the protein have been hydrolyzed and amino acid recycled, these amino acids are added to amino acid pool for further utilization। तो अब क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। व्हाट इज अमाइनो एसिड पूल? तो अमाइनो एसिड पूल क्या चीज़ है और क्या इसमें क्या प्रोसेसेस हमारे होते हैं, ये देखते हैं। Once the protein in that have been hydrolyzed, the free amino acid join the non-essential amino acid synthesized in the liver। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और हमें आउटसाइड जो सोर्सेज हैं, अभी हमने प्रोटीन के सोर्सेज पढ़े, उससे उनको हमारी बॉडी को लेने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड पूल इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड पूल कहाँ क्यों यूज़ होता है? सिंथेसिस पर्पज़ के लिए होता है, जैसे कि डीएनए हमारा बनेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे या हार्मोन्स बनेंगे या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो हमारे कहाँ से बनेंगे, कहाँ से अमाइनो एसिड्स वगैरह लेंगे हम सब, तो वो है अमाइनो एसिड पूल। द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट स्टोर अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी अमाइनो एसिड्स को स्टोर करके नहीं रख सकती। If the amino acids in the amino acid pool are not used for biological process, they are degraded and nitrogen excreted in urine as urea। अगर जो प्रोटीन हमारी बॉडी में पड़ा है वो सिंथेसिस के लिए मतलब यूज़ हो गया, चलो पूरा यूज़ हो गया, उसके बाद जो बच गया हमारा अमाइनो एसिड्स को हम स्टोर तो कर नहीं सकते, और जो बच गए हैं मतलब यूज़ नहीं हुए हैं तो वो क्या करेंगे, फर्दर डिग्रेड होके हमारे यूरिया साइकिल में चले जाएंगे और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे।
ये है हमारा अमाइनो एसिड पूल। तो अमाइनो एसिड्स पूल में क्या हो रहा है, बॉडी हम प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, डाइटरी प्रोटीन है, डाइजेशन के थ्रू हमारा अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, लिवर में सिंथेसाइज हो रहे हैं हमारे अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड पूल में पूरा प्रोसेस हो रहा है, बन रहा है, जिसको चाहिए उनको जा रहा है और जहाँ से चाहिए वहाँ से आ रहा है। मतलब एक पूरा पूल है, आने जाने का प्रोसेस है, पूरा ट्रांजैक्शन चल रही है यहाँ पे। डाइटरी प्रोटीन्स, बॉडी प्रोटीन्स, लिवर सिंथेसाइज कर रहा है, तो यहाँ से हमारे प्रोटीन से बनकर अमाइनो एसिड्स वहाँ एंटर कर रहे हैं, अमाइनो एसिड पूल बना रहे हैं। और अमाइनो एसिड पूल से कौन ले रहे हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड या फिर डीएनए है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिनको बनाना है, मतलब यहाँ से चाहिए वो अमाइनो एसिड्स ले जा रहे हैं और अपनी सिंथेसिस कर रहे हैं। Protein digestion begin in the stomach where hydrolysis of protein linkage occur with the action of gastric juices. तो gastric juices की हेल्प से हमारी प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी स्टमक में। मेनली HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द एक्टिव एंजाइम कौन सा होगा, पेप्सिन। Protein digestion is completed in small intestine wherein other protein digesting enzyme are involved. तो खत्म कहाँ होगी, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होगी, ब्रेकडाउन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्टमक में हमारी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएगी। स्टमक में हमारे पास HCl है, एंजाइम पेप्सिन है, जो कि डीनेचर करेगा और पार्शली हाइड्रोलाइज करेगा हमारे प्रोटीन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, अमाइनो पेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। तो फर्दर जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे अमाइनो एसिड्स में और स्मॉल पेप्टाइड्स में। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोटीन आर डिग्रेडेड एट वेरिंग रेट्स, मीन्स जो उनकी डिग्रेडेशन का रेट है हमारी प्रोटीन का वो डिफर करेगा, हमारे ऑर्गन टू ऑर्गन या फिर मसल्स टू मसल्स डिफर करेगा। हाई डिग्रेडेशन कहाँ होगी, हमारे हाई डिग्रेडेशन जैसे यूट्राइन टिश्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस टाइम पे जो टिश्यू का डिग्रेडेशन है वो बहुत ही रैपिड होगा। ड्यूरिंग स्टारवेशन द स्केलेटल मसल प्रोटीन डिग्रेडेशन इज ऑल्सो वेरी हाई, उस टाइम पे भी जो मसल हमारा डिग्रेड हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, बिकॉज वो यूटिलाइज हो रहा है हमारा ग्लूकोज बनाने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में। द जनरल वे ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इज कि वो प्रोटीन हमारा अमाइनो एसिड्स में कैसे कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले होगी हमारे पास ट्रांस अमाइनेशन, then oxidative deamination and then decarboxylation. All these steps are taken to glucose alanine cycle, and the major site of amino acid degradation is the liver. तो डिग्रेडेशन मेनली कहाँ पे होगा हमारा अमाइनो एसिड्स का, वो होगा लिवर में। किसके थ्रू होगा, हमारा ग्लूकोज एलानिन साइकिल के थ्रू। इसमें 3 मेजर स्टेप्स हैं, ट्रांस अमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा ट्रांस अमाइनेशन। Transamination. It is defined as a process in which amino group is transferred from an amino acid. Transamination as the name suggests, जैसे ट्रांस है तो इसका मतलब है हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। किस में से हो रहा है, अमाइनो एसिड्स में से हमारा अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है to keto acid to form an corresponding amino acid that itself is forming keto acid without liberation of ammonia. तो इसमें कंफ्यूज ना हुए, इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि हमारा अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, अमाइनो एसिड से, और इसमें अमोनिया रिलीज़ नहीं हो रहा है, अमोनियम आयन जो है हमारा वो रिलीज़ नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो एंजाइम है वो है अमाइनो ट्रांसफेरेज। अमाइनो ट्रांसफेरेज रिक्वायर को एंजाइम, जो ये हमारा अमाइनो ट्रांसफेरेज है इसको एक कोएंजाइम चाहिए, दैट इज पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट B6। और ये कहाँ से आएगा, और ये विटामिन B6 से आएगा हमारा, जो हेल्प करेगा अमाइनो ट्रांसफेरेज को, ताकि वो रिमूव कर सके अमाइनो ग्रुप को और अमाइनो एसिड को दे सके। फिर आती है उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में हमारा अमोनियम आयन रिलीज होता है। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स आर कलेक्टेड इन द लिवर। जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड्स के, जो ट्रांसफ़र हो गए हैं अमाइनो एसिड्स को, वो कलेक्ट कहाँ हो रहे हैं, लिवर में हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ एल ग्लूटामेट। एल ग्लूटामेट की फॉर्म में जो हमारे ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप्स हैं जो ट्रांसफ़र हुए हैं, वो कलेक्ट होंगे हमारे लिवर में।
Glutamate can be used as a donor of amino group in biosynthesis of non-essential amino acid. तो ग्लूटामेट क्या करेगा, कहीं भी इसको अमाइनो ग्रुप मिलेगा जो लिबरेट करेंगे, कोई भी हमारे टिश्यूज़ है, सेल्स है, जैसे ब्रेन है, किडनी है, या और जो भी स्केलेटल मसल्स हैं, वो सेल्स जब अमोनियम अपना ग्रुप रिलीज करेंगे तो उनके साथ रिएक्शन शो करेगा हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट रिएक्ट करेगा हमारे अमाइनो ग्रुप के साथ और ग्लूटामाइन बनाएगा और पहुंचेगा हमारे लिवर में। कहाँ पे, कौन से सेल्स में, हिपैटोसाइट्स में। ग्लूटामेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म से ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा, जिसके बाद इसमें ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुई विच इज कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और जो कंबाइन एक्शन है इन दोनों का, अमाइनो ट्रांसफेरेज का एंड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का, इज रेफर टू एज ट्रांस डीएमाइनेशन प्रोसेस। जो है ग्लूटामेट अंडरगो रैपिड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और जो अमोनियम आयन है हमारा, जो ग्लूटामेट ने लिया हुआ था, वो रिलीज कर देगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा और हमारा अमोनियम आयन रिलीज हो जाएगा। और ये बहुत ही टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, बॉडी इसको अपने पास रख नहीं सकती अमोनियम आयन को। दोनों प्रोसेसेस अभी हमारे हुए, ट्रांसअमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन, जिससे कि हमारा जो अमोनियम आयन है वो रिलीज होता है। ये पूरी की पूरी एक साइकिल में काम कर रहा होता है, और इस साइकिल को हम ग्लूकोज एलानिन साइकिल बोलते हैं। तो अभी जो दो प्रोसेसेस आपने पीछे पढ़े, ट्रांसअमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो इसकी जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं ग्लूकोज एलानिन साइकिल। जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल के, जैसे पायरुवेट है, ऑक्सैलोएसीटेट है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, इनके साथ और बनाएंगे अल्फा कीटो एसिड, और उसके बाद अंडरगो करेंगे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जिसमें बनेगा हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। वहाँ उस स्टेप में क्या होगा, हमारा जो अमोनियम आयन है वो रिलीज हो जाएगा, अमोनियम आयन रिलीज हो जाएगा, फिर जाएगा यूरिया साइकिल में। समाइनेशन, द अमोनिया इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। तो जो हमारा अमोनिया है वो अमोनियम आयन की फॉर्म में रिलीज होगा आफ्टर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जो कि बहुत टॉक्सिक होगा, और इसका रिमूवल काफ़ी ज़रूरी है बॉडी से, बिकॉज ये बहुत ही हार्मफुल आयन है हमारे बॉडी में, और हमारा जो अमाइनो एसिड्स है वो भी बॉडी में स्टोर नहीं होते। इट इज़ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो यूरिया की फॉर्म में हमारा जो अमोनियम आयन है वो रिलीज़ हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा जो अमोनियम आयन एंटर करेगा यूरिया साइकिल में और रिएक्ट करेगा, सबसे पहले रिएक्ट करेगा कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम काम करेगा और एंटर करेगा हमारे यूरिया साइकिल में और बनाएगा सिट्रोलिन। ऑर्निथिन से रिएक्ट करेगा ये जो सिट्रोलिन से बनाएगा हमारा आर्जिनिनो सक्सिनेट, और एस्पार्टेट हमारा रिलीज होगा। सक्सिनेट सिंथेटेज वर्क करेगा, आर्जिनिनो सक्सेट हमारे रिलीज करेगा फ्यूमेरेट, जो कि हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं। फिर उससे बनेगा आर्जिनिन से फिर से हमारा ऑर्निथिन बनेगा और यूरिया बनेगा। जो ऑर्निथिन बनेगा वो फिर से एंटर करेगा यूरिया साइकिल में, और जो यूरिया बनेगा वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जब हमारा अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया तो हमारा कार्बन स्केलेटन बचा पीछे। अमाइनो ग्रुप तो रिमूव हो गया यूरिया साइकिल के थ्रू, अब कार्बन स्केलेटन का क्या होगा? तो जो कार्बन स्केलेटन है वो हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स बनेंगे, उसमें वो हेल्प करेगा हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में। इट मे बी कन्वर्टेड टू वेरियस इंटरमीडिएट्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। जो कार्बन स्केलेटन बना वो सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे पारुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट, फ्यूमेरेट, सक्सिनेट एक्सेट्रा। These are various intermediate in which amino acid is converted. तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। On the basis of carbon skeleton, amino acid can be converted into groups. तो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा, कीटोजेनिक और ग्लाइकोजेनिक। कीटोजेनिक में क्या होगा? अमाइनो एसिड whose carbon skeleton is converted to acetyl coenzyme,
दे फॉलो कीटोजेनिक पाथवे। और जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं वो, अगर अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड हुज कार्बन स्केलेटन इज कन्वर्टेड टू ऑक्सैलो एसीटेट और अदर फॉर्म्स में, तो वो ग्लाइकोजेनिक पाथवे हमारी फॉलो करेगा। तो इस तरह से जो हमारा प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स टूटे हमारे अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स टूटे हमारे अमाइनो ग्रुप और कार्बन स्केलेटन में, अमाइनो ग्रुप से हमारा अमोनियम आयन रिलीज हुआ, अमोनियम आयन एंटर करा यूरिया साइकिल में, यूरिया साइकिल से वो बॉडी से रिमूव हो गया। फिर हमारे पास जो कार्बन स्केलेटन बना, कार्बन स्केलेटन फर्दर टूटा हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स में और वो फर्दर यूज़ हो गए और उन्होंने अलग अलग पाथवे फॉलो किया, जैसे कीटोजेनिक और ग्लाइकोजेनिक पाथवे। इस तरह हमारा जो प्रोटीन है वो बॉडी में मेटाबोलाइज हो गया। So this is all about the video. Thank you. Do like and do subscribe my channel.